ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद मी। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर थ्योरीज ऑफ कॉग्निटिव एंड मोरल डेवलपमेंट को, जो हमने स्टार्ट किया था जीन पियाजे की थ्योरी से, जिसमें सबसे पहले हमने की जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी, देन उसके बाद की लेव विगोस्की की सोशल कल्चर थ्योरी। तो आज इसकी जो लास्ट वीडियो वो करेंगे हम कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। तो इसके बाद जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो आपका रहेगा लर्निंग पे, क्योंकि एचपी टेट की जो नोटिफिकेशन है वो आ चुकी है और 26 जुलाई को जेवीटी का एचपी टेट कंडक्ट होने जा रहा है। सो ओनली 1 मंथ का टाइम है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो लर्निंग से पूछे जाते हैं एचपी टेट में। सो इसीलिए जो मेरा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो आपका लर्निंग रहेगा और आगे की वीडियोज़ जो है वो मेरी डेली ही आती रहेंगी। सो चलिए शुरू करते हैं आपकी कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट को। सबसे पहले कोहलबर्ग की एक जनरल से इंट्रोडक्शन है। कोहलबर्ग जो थे वो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और बहुत ज़्यादा आज भी इनको जाना जाता है इसी के लिए, जो इनकी थ्योरी है आपकी मोरल डेवलपमेंट की, इसके लिए इनको आज भी बहुत ज़्यादा याद किया जाता है। इसके साथ ही ये एज अ प्रोफेसर थे आपके साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में इन यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, और इसके साथ ही ये ग्रेजुएट थे आपके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। और जो आपके कोहलबर्ग थे वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे जीन पियाजे से, तो इसीलिए जो इनकी थ्योरी है इसका बेस आपका जीन पियाजे की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी ही है, जिसमें जीन पियाजे ने जो है बेसिकली स्टोरी टेलिंग मेथड का यूज़ किया था। उसी मेथड को जो है वो आपके कोहलबर्ग ने कंटिन्यू किया था। तो कोहलबर्ग ने जिस पे एक्सपेरिमेंट किया था वो मेनली मेल थे, और जो उस पे जो शिकागो यूनिवर्सिटी है वहीं पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ये। और उसमें जो आपके सब्जेक्ट थे, तो सब्जेक्ट को वो कुछ स्टोरी बताते थे, जो कोहलबर्ग थे कुछ स्टोरी बताते थे, और उस स्टोरी के एंड में जो वो कुछ डिलेमा देते थे उनको। तो डिलेमा के बेसिस पे जो बच्चे आंसर्स, जो डिलेमा का जो आंसर देते थे बच्चे, तो उसी के अकॉर्डिंगली उन्होंने जो आपकी मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी, और उसके बेस पे उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से जो है वो आपकी मोरल डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट होती है, और किस तरीके से आपके जो मोरल वैल्यूज़ होती हैं वो चेंज होती है जैसे जैसे आप जो है वो एज के साथ बढ़ते जाते हैं। तो आपकी जो मोरल डेवलपमेंट है उसमें भी बढ़ोतरी होती है, और साथ में जो आपके मोरल मूल्य होते हैं वो भी बदलते जाते हैं, जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो भी आपकी एज के साथ बदलते जाते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं डिलेमा क्या होता है। तो अ सिचुएशन इन विच अ डिफरेंट चॉइस हैज़ बीन मेड बिटवीन टू और मोर अल्टरनेटिव, स्पेशली वन दैट आर इक्वली इन अंडर डिजायरेबल। तो ऐसी सिचुएशन जब आपके पास जो है वो दोनों चॉइस जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो है आपका डिलेमा। बात करें डिलेमा, तो डिलेमा को हिंदी में दुविधा कहते हैं, मतलब कि ऐसी सिचुएशन है आपके सामने जब आप दोनों ही आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसको कहा जाता है डिलेमा। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कहीं पे आग लगी है, आपके घर में आग लगी है, और आपका डॉगी और आपकी सिस्टर दोनों फंसे हुए हैं, तो आपके लिए दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोनों को जो बचाना ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ तो एनिमल में भी होती है, और तो आपकी दूसरी तरफ सिस्टर है। तो इस तरीके से कुछ सिचुएशन जो है वो कुछ डिलेमास जो है कोहलबर्ग देते थे स्टोरी के एंड में अपने सब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट जिस तरीके से रिस्पॉन्स करता था उस डिलेमा के अकॉर्डिंगली, तो उसके जो बेसिस पे उन्होंने जो स्टेजेस थी उनको बताया हुआ था। और बहुत ज़्यादा फेमस स्टोरी एक हाइंस डिलेमा है, जिसको कोहलबर्ग ने जो स्टोरी थी वो यूज़ करते थे अपने सब्जेक्ट को बताने के लिए। जो सब्जेक्ट थे उन पे उनको इन्होंने स्टोरी बताई, जो आपकी हाइंस डिलेमा स्टोरी इसको कहा जाता है। तो हाइंस जो है वो एक पर्सन का नाम है, और हाइंस की जो वाइफ है वो बहुत ज़्यादा बीमार होती है, और उसको उसकी लाइफ को सेव किया जाता है एक मेडिसिन से। तो लेकिन जो मेडिसिन है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। जो हाइन है वो उसकी जो एक प्राइस होता है उसको पे करने में कहीं ना कहीं सक्षम नहीं होता है। सो जो हाइन है वो क्या करता है, सबसे पहले केमिस्ट के पास जाता है, केमिस्ट से रिक्वेस्ट करता है कि उसे जो मेडिसिन है वो दे दी जाए, लेकिन केमिस्ट जो है वो उसको मेडिसिन नहीं देता है। देन हाइन वापस आता है घर में, जितने जो फैमिली होती है, फ्रेंड होता है, उससे पैसे इकट्ठा करता है, लेकिन हाफ मनी ही वो अरेंज कर पाता है। जितनी मेडिसिन की कॉस्ट होती है उससे सिर्फ हाफ मनी अरेंज कर पाता है। वो उस पैसों को लेके फिर से वापस कहाँ जाता है, केमिस्ट के पास जाता है। तो केमिस्ट से वो कहता है कि सिर्फ अभी आप हाफ मनी ले लीजिए, जो जितना बाकी बैलेंस बचता है मैं बाद में पे कर दूंगा। लेकिन केमिस्ट जो है वो रिफ्यूज़ कर देता है उसको जो है वो मेडिसिन देने से। तो हाइंस क्या करता है, रात को जब केमिस्ट शॉप बंद कर देता है, तो रात के समय में उसकी शॉप में जाता है और जो मेडिसिन है उसको चोरी करता है। तो ये जो स्टोरी है वो कोहलबर्ग सुनाते थे अपने सब्जेक्ट को, और उसके साथ ही वो कुछ डिलेमास देते थे, कुछ क्वेश्चंस देते थे। तो वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होते थे, शुड हाइंस हैव स्टोलन द
द ड्रग्स, चुरानी चाहिए थी. वुड इट चेंज एनीथिंग इफ आई डिड नॉट लव हिज वाइफ, हो सकता था अगर वो अपनी वाइफ से प्यार नहीं करता तो कुछ और चेंज मतलब कुछ और डिसीजन उसका हो सकता था. वट इफ द पर्सन डाइंग एज अ स्ट्रेंजर, वुड इट मेक एनी डिफरेंसेस, शुड द पुलिस अरेस्ट द केमिस्ट फॉर मर्डर इफ द वुमेन डाई. इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस भी थे कि क्या जो आपके हाइंस हैं उनको सरेंडर कर देना चाहिए था पुलिस के सामने, क्योंकि उन्होंने जो वो चोरी की थी. तो कुछ इस तरीके से जो डायलेमास थे क्वेश्चंस फॉर्म में उन्होंने अपने सब्जेक्ट को दिए, और जो सब्जेक्ट थे उन्होंने उसके बेसिस पे जो भी आंसर्स किए उसको स्टडी किया, और फिर उन्होंने बताया कि किस तरीके से. और बेसिकली इन्होंने जो थे आपके 10 से 16 वर्ष के बच्चों को जो है वो कंसिडर किया था इसमें आपके सब मतलब एक्सपेरिमेंट में. तो इन्होंने ये कंसिडर बताया कि किस तरीके से बच्चे की जो मॉरल डेवलपमेंट है वो होती है स्टेजेस में, कि बच्चा इस स्टेज में जो है वो इस तरीके से मॉरली बिहेव करेगा, और इस स्टेजेस में बच्चा मॉरली इस तरीके से बिहेव करेगा. तो इन्होंने 3 लेवल्स दिए आपकी मॉरल डेवलपमेंट के, और 3 लेवल के अंदर इन्होंने 6 स्टेजेस की बात की. तो लेवल कुछ इस तरीके से: प्री कन्वेंशन लेवल, कन्वेंशन लेवल एंड पोस्ट कन्वेंशन लेवल. तो प्री कन्वेंशन की बात करें तो उसमें 2 स्टेजेस थी आपकी: ओबिडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशंस, इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशंस. कन्वेंशन लेवल की बात करें तो गुड बॉय एंड नाइस गर्ल ओरिएंटेशंस, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशंस. पोस्ट कन्वेंशन की बात करें तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशंस, यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन. ये कुछ 6 स्टेजेस की बात जो है वो कोहल वर्क करते हैं. अगर क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि मॉरल डेवलपमेंट की कितनी स्टेजेस है, तो वो आपकी 6 स्टेजेस रहेंगी. और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मॉरल डेवलपमेंट के कितने लेवल्स है, तो वो 3 लेवल है. तो देखते हैं चलिए आपके प्री कन्वेंशन लेवल को. तो प्री कन्वेंशन लेवल को जो है वो आपके डिस्ट्रीब्यूटिव रियलिज्म भी कहा जाता है, और 3 से 7 ईयर्स की अवस्था है ये, जिसमें जो है वो आपका प्री कन्वेंशन लेवल बच्चों में पाया जाता है. और इसके साथ ही अगर क्वेश्चन आता है कि मोलैरिटी जो है वो किस में 0 रहती है, तो वो आपका यही लेवल है जिसमें मॉरल वैल्यूज जो है वो, मोलैरिटी जो है बच्चे की एक नैतिकता जो है वो 0 रहती है. किस बच्चे में कोई भी नैतिकता जो है वो नहीं पाई जाती है. और इसमें जो अब बच्चों का डिसीजन होता है इस लेवल में, वो राइट है या रॉन्ग है, डिपेंड करता है उनकी क्या डिज़ायर्स है और क्या नीड है. मतलब बच्चा अपने नीड के अकॉर्डिंगली ही राइट और रॉन्ग को चूज़ करेगा. तो ये जो है वो इस तरीके का कुछ मॉरल एक्शंस रहता है इस लेवल में. 2 स्टेजेस की बात की थी. फर्स्टली आपका पनिशमेंट ऑविडेंस ओरिएंटेशन, सेकेंड वन है आपका पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशंस, म्यूचुअल एक्सचेंज, टिट फॉर टैट. कुछ इस तरीके के इस स्टेजेस के नाम है. फर्स्टली जो आपका पनिशमेंट ऑविडेंस ओरिएंटेशन है उसको हम जानते हैं. तो इस लेवल में क्या है कि बच्चे का जो भी एक्शन होगा, जो भी वो एक्शन कर रहा है, मोरल एक्शन कर रहा है, वो डिपेंड करता है कि आप उसे पनिशमेंट दे रहे हैं या फिर रिवॉर्ड दे रहे हैं. मतलब कि मान लो अगर मैंने किसी बच्चे को जो है वो आपके कोई काम करने पे, किसी एक्शन को करने पे उसको पनिशमेंट दी है, तो बच्चा उस काम को कंटिन्यू नहीं करेगा, वो उस चीज़ को नहीं करेगा. अगर मैंने किसी बच्चे को किसी काम को करने के लिए रिवॉर्ड दिया है, तो बच्चा उस चीज़ को जो है वो बार बार करेगा, है ना. तो मान लो कि एक लड़की है, उसके फादर जो है वो उसको होमवर्क करने पे मारते हैं ना. एक एग्जाम्पल की तरफ समझते हैं, उसको मारते हैं. अगर वो होमवर्क कंप्लीट नहीं करती है तो उसके पापा से उसे मार पड़ती है. तो लड़की क्या करेगी नेक्स्ट टाइम से, वो जो है वो बच्ची जो क्या करेगी कि अपने फादर के आने से पहले ही वो होमवर्क को कंप्लीट करेगी, क्योंकि उसे जो है वो पनिशमेंट मिल रही है उस काम को करने के लिए. तो इस तरीके से जो कुछ है वो इस लेवल पे रहता है कि बच्चे का जो एक मोरल एक्शंस वो जो करता है वो डिपेंड करता है कि उसे पनिशमेंट दी जा रही है या फिर रिवॉर्ड मिल रहा है ना. सेकेंड है आपका पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन. पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन इस लेवल में बच्चा जो है वो सेल्फ सेंटर्ड हो जाएगा और रेसिप्रोकल एक्शन करेगा. सेल्फ सेंटर्ड मतलब वो खुद के लिए सोचना शुरू कर देगा, मतलब खुद के लिए वो आप काम करना, एक तरीके से स्वार्थी भी बोल सकते हैं कि वो खुद के लिए सोचना शुरू कर देगा, सेल्फ सेंटर्ड हो जाएगा. कि मतलब अगर मैं उसे कोई काम बोलूँगी तो वो एक सिंपल सा एक्शन, अगर मैं ये काम करूँगा तो मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा, मतलब वो एक तरीके से म्यूचुअल एक्सचेंज की बात करेगा कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मुझे आप इसके बदले में क्या दोगे. तो कुछ इस तरीका का बिहेवियर करेगा. इसके साथ ही रेसिप्रोकल एक्शंस भी करेगा. रेसिप्रोकल एक्शन की वजह से इस स्टेज को टिट फॉर टैट की स्टेज कहा जाता है. मतलब अगर बच्चे को किसी ने थप्पड़ मारा तो बच्चा बैक उसको भी थप्पड़ मारेगा. अगर किसी ने उसकी नोटबुक फाड़ी है तो वो बैक उस बच्चे की नोटबुक भी फाड़ेगा. तो इस तरीके से एक्शन जो है वो बच्चा करेगा. तो ये था इसका सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो आपका यही पूछा जाता है कि टिट फॉर टैट की स्टेज कौन सी है. तो वो आपकी पनिशमेंट पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन है और आती है आपके प्री कन्वेंशन लेवल या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव रियलिज्म के अंदर जो है वो ये स्टेज आपकी आती है. सेकेंड लेवल है आपका कन्वेंशन लेवल. मोरल रियलिज्म इसको बोला जाता है.
7 से 13 वर्ष की अवस्था है बच्चों में, और इसको मतलब मोस्टली चाइल्डहुड जो है वो कवर होता है इस स्टेज में। और इसमें जो लेवल है, जो बच्चों का एक्शन है, वो डिपेंड करता है कि सोशली रूल्स क्या है, मतलब एक्सपेक्टेशंस क्या है, पेरेंट्स की रूल्स क्या बने हैं सोसाइटी के। तो उस पे जो उनकी जजमेंट है, उन जो एक्शंस वो मॉरली करेंगे ना, वो डिपेंड करता है कि सोसाइटी ने उसके लिए क्या रूल्स बनाए हैं, क्या नॉर्म्स है, क्या रिचुअल्स है, और क्या लॉ है। उस पर डिपेंड करेंगे, उनके जो एक्शंस होंगे वो इस बात पे डिपेंड करेंगे। फर्स्ट है इसका गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशंस, या फिर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, लीगल ओरिएंटेशन, मेंटेन द सोशल ऑर्डर, और लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। कुछ इस तरीके से इन स्टेजेस के नाम है। तो पहला है आपका गुड बॉय एंड नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, जिसको कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी कहा जाता है इस स्टेज को। तो इसमें क्या होगा कि जो बच्चा है वो इसीलिए काम करेगा, अच्छा काम करेगा, मतलब मोरली अच्छे तरीके से बिहेव करेगा, क्योंकि उसको जो है वो सोसाइटी में जो है वो एक्सेप्टेंस, गुड एक्सेप्टेंस चाहिए। और मतलब कि अच्छा लड़का या फिर अच्छी लड़की बनने के लिए वो जो है वो काम करेगा। जैसे कि मतलब जैसे सोसाइटी ने किसी पर्सन के लिए, जैसे रूल्स होते हैं, सोसाइटी, हर एक सोसाइटी के रूल्स रहते हैं, सोशली हमारा समाज है, रूल्स बनाता है। तो वो रूल्स जो बने हैं कि कौन अच्छा लड़का है, कौन अच्छी लड़की है, तो बच्चा जो है वो उस चीज़ को दिखाएगा कि मैं एक अच्छा लड़का हूँ। उस चीज़ को करने के लिए वो जो है वो उस चीज़ को शो करेगा कि किस तरीके से वो एक अच्छा लड़का है, फिर अच्छी लड़की बन सकता है दूसरों की नज़रों में। तो मतलब वो जो मोरल एक्शन करेगा, जितने भी उसके नैतिक मूल्यों के जो काम रहेंगे, वो डिपेंड करेंगे कि उसको सिर्फ क्या करना है, उसको सिर्फ अच्छा लड़का है फिर अच्छी लड़की बनना है, इसीलिए वो जो है वो मोरली अच्छी तरीके से बिहेव कर रहा है। ये है आपका गुड बॉय एंड नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। सेकेंड वन था लीगल ओरिएंटेशन, मेंटेन द सोशल ऑर्डर और लॉ ऑफ ऑर्डर। इसमें जो क्या होगा बच्चा कि मॉरल स्टेज है जिसमें बच्चा ये बिलीव करता है कि मोरालिटी जो है वो एक लीगल है, मतलब नैतिकता जो है वो एक लीगली होना चाहिए, मतलब होना चाहिए। और जो भी रूल्स, जो भी लॉ वगैरह बने हुए हैं, हमें उनको फॉलो करना चाहिए और उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनको मेंटेन रखना चाहिए। इस तरीके से की जो है थिंकिंग होगी इस स्टेज में, कि जितने भी रूल्स है और सोसाइटी है, मतलब सोसाइटी के अच्छे के लिए बने हैं, तो हमें उन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। और बच्चा जो जितने भी रूल्स रेगुलेशंस होंगे, उन चीज़ों को वो फॉलो करेगा जो उसकी सोसाइटी ने उसके लिए सेट किए होंगे, क्योंकि उसे एक तरीके से अच्छा भी दिखना है सोसाइटी के सामने। और जो सोसाइटी के लॉ एंड ऑर्डर है, तो इसीलिए वो सोसाइटी के लॉ एंड ऑर्डर को जो है वो क्या करेगा, आपके मेंटेन करेगा और उसको फॉलो करेगा। थर्ड है आपकी पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, और मोरल कॉपरेशन लेवल भी इसको कहा जाता है। और 18+ की ये स्टेज है, और ये जो है वो दिस इज़ द हायर लेवल ऑफ रीजनिंग वेयर पीपल थिंक बियॉन्ड ऑल द पर्सनल, सोशल एंड लीगल डायमेंशंस एंड थिंक लीगली अबाउट, लार्जली अबाउट द ह्यूमैनिटी। मतलब इसमें क्या है, पर्सन जो है वो अपने लिए ना सोचकर क्या करेगा, अपने पर्सनल, सोशल, मतलब पहले वो अपने लिए सोच रहा था। फर्स्ट स्टेज जब हमने देखी प्री कन्वेंशन, तो सिर्फ अपने लिए सोच रहा था कि मुझे रिवॉर्ड मिलेगा या पनिशमेंट, मतलब रिवॉर्ड के लिए वो काम कर रहा है। सेकेंड स्टेज है जब वो समाज के लिए काम कर रहा है कि समाज में मुझे अच्छा दिखना है, अगर मैं ये काम करूँगा तो सोसाइटी मुझे मतलब अच्छे लिए बताएगी। लेकिन जो थर्ड आपका स्टेज है, उसमें जो है वो पर्सन जो है वो ना अपने लिए सोचेगा, ना अपने समाज के लिए सोचेगा। किसके लिए सोचेगा, ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए सोचेगा कि मानवता के लिए कौन सा काम अच्छा है, मुझे वही काम करना है, भले ही सोसाइटी जो है वो कहीं ना कहीं उसको रिफ्यूज करे, मुझे उस चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। तो दो स्टेजेस है इसकी, सोशल एंड लीगल मोलैरिटी। सेकेंड वन इंडिविजुअल राइट्स, सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स, इस स्टेज के नाम है। और लास्ट है आपकी यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज़ या फिर यूनिवर्सल प्रिंसिपल एथिक्स वैल्यूज़ ओरिएंटेशन, इस स्टेज को जो है वो कहा जाता है। तो फर्स्टली आपका सोशल एंड लीगल मोलैरिटी या फिर इंडिविजुअल राइट्स या सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इसमें जो है वो बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो हायर रीजनिंग करता है। हायर रीजनिंग इज इन द सेंस कि मान लो कि कुछ काम जो है वो आपकी सोसाइटी में जो है वो मतलब कुछ समाज जो है वो कुछ नियम बनाता है। जैसे आपको पता है हमारे समाज में कुछ नियम बने होते हैं। तो कहीं ना कहीं इस स्टेज में क्या होगा कि कोई अगर नियम जो है वो आपके राइट्स को जो है वो हनन कर रहा है, जो हमारे इंडिविजुअल राइट्स हमें मिले हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। तो अगर कहीं ना कहीं अगर कोई ऐसा हमारे समाज का कुछ ऐसा बोल सकते हैं नॉर्म्स हैं जो हमारे जो इंडिविजुअल राइट्स हैं उनका हनन कर रहा है,
तो पर्सन जो है वो उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाएगा। मतलब फर्स्टली क्या था, पहले जो आपने स्टेज देखी उसमें बच्चा जो था वो लॉ जो भी सोसाइटी के ऑर्डर्स बने थे उसको वो मेंटेन या फॉलो करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस स्टेज में क्या करेगा कि अगर वो देखेगा कि सोसाइटी में अगर किसी पर्सन के इंडिविजुअल राइट्स का हनन हो रहा है तो वो उसके अगेंस्ट जो है वो आवाज़ उठाएगा, है ना। क्योंकि उसके मॉरल वैल्यूज़ क्या कहती हैं कि हमें जो है वो किसी के मतलब मानवता के हित के लिए काम करना है, कि जो ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा है उसके लिए हमें काम करना है। ये वाला जो थिंकिंग है वो होगी इस लेवल पे और इस स्टेज पे, ये वाली थिंकिंग होगी पर्सन के अंदर। तो इसमें इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हो जो हमारे यहाँ पे दिन ब दिन होते रहते हैं। प्रोटेस्ट करते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं आपके डॉरी सिस्टम के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं। बहुत से ऐसे प्रोटेस्ट है जो आपको देखने को मिल जाते हैं। तो वो सारे जो हैं वो आपके इस स्टेज के जो है वो एग्जाम्पल है। और लास्ट है आपकी यूनिवर्सल मोरल वैल्यू, जो आपकी लास्ट स्टेज है। और इसमें क्या है, इसमें जो पर्सन है वो आपकी प्रायोरिटी देता है सिर्फ ह्यूमैनिटी को, कि मानवता को ही वो प्रायोरिटी देगा। सोशल, लीगल एंड मोरालिटी में कहीं ना कहीं हम लोग जो है वो अपने बारे में भी सोच लेते हैं। लेकिन जो आपका लास्ट स्टेज जो है ये, इसमें बहुत कम पर्सन जो है वो इस स्टेज तक जो है वो पहुंच पाते हैं। इसके जैसे एग्जाम्पल देखें तो नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी, कुछ ऐसे पर्सन जो कि सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटी के लिए काम करते हैं, वो पर्सन इसके एग्जाम्पल आते हैं। तो बहुत रियल पर्सन हैं जो इस स्टेज तक पहुंच पाते हैं। और इस पर्सन में इसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ मानवता के लिए वो काम करेंगे। उन्हें अपने लिए जो है वो कुछ भी जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं रहता है। तो इसीलिए जो इस लेवल की बात करें तो बहुत कम पर्सन इस लेवल को अचीव कर पाते हैं। बाकी आगे जो है वो आपका क्रिटिसिज्म ऑफ कोहलबर्ग थ्योरी, क्रिटिसिज्म हुआ कोहलबर्ग थ्योरी का, क्योंकि जो डायलेमास वो देते थे वो अनरियल और आर्टिफिशियल होते थे। वो कुछ डायलेमास जो स्टोरी के एंड में वो बना के देते थे वो कहीं ना कहीं क्या थे, या तो अनरियल थे या फिर आर्टिफिशियल, वो खुद से बना के दे रहे थे। कई बार सिचुएशन में कुछ ऐसा हो भी नहीं सकता है, सिचुएशन कुछ अलग भी हो सकती है। और जो डायलेमास थे उनके आंसर्स, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया कि इन्होंने जो सब्जेक्ट लिए थे वो मेल थे और 72 मेल्स पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो जो मेल्स थे उन्होंने स्पेशली उन्होंने उसी को डायलेमास की इस क्रिटिकल सिचुएशन में रखा। तो कहीं ना कहीं जो आपके फीमेल होती हैं उनके आंसर्स कुछ अलग हो सकते हैं, क्योंकि फीमेल जो होती है इमोशनली भी अलग होती है, मतलब इमोशनल उसके बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं मेल से। तो उसके आधार पर जो फीमेल थी उनके आंसर्स कुछ अलग हो सकते हैं। हो भी सकता है कि फीमेल जो हैं वो अलग सोचे मेल से और आंसर्स उसके अलग हो सकते हैं। और इसके बाद जो उनका रिसर्च डिज़ाइन था वो बहुत ज़्यादा पुअर था। और उसके बाद साथ ही जो उसके जो उनकी थ्योरी थी वो हमारे जो लव, केयरिंग और इमोशंस, मैंने पहले बताया आपको कि मेल फीमेल होती है उनके आंसर्स कुछ गलत हो सकते थे। तो उसी के बेसिस पे जो उनका मोरालिटी का जो इन्होंने ये एक डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, उसमें उन्होंने क्या किया था, लव, केयरिंग एंड इमोशंस को जो वो साइड में रखा था, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा मतलब एक मेन रीज़न ये भी था उनके क्रिटिसिज्म का। और भी बहुत ज़्यादा इनके रीजंस हैं क्रिटिसिज्म के। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल एंड प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी को फुल नोट्स चाहिए मेरे इसी चैप्टर के, सो प्लीज़ मुझे टेलीग्राम ग्रुप में फॉलो कीजिए। मैं लिंक जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी और उसके बाद आप जो है वो मुझसे इसके नोट्स जो हैं वो ले सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।